एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट हमारे चैप्टर सॉल्यूशंस का। जो टॉपिक्स बचे थे वो सब हम इस वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ओबे करते हैं हमारा रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ क्या था? P A is equals to P naught A into XA एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पहला पॉइंट यही हो गया, जो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि ओबे करेंगे या फिर फॉलो करते हैं रॉल्ड्स लॉ को। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जो डेल वी है वो जीरो होगा, विच मीन्स देयर वुड बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। डेल एच जो है वो भी जीरो होगा, विच मीन्स देयर वुड बी नो चेंज इन द एंथैल्पी या फिर एनर्जी कह सकते हैं ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तीन चीज़ हो गई जो कि मेन है। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि जो मेरा सल्यूट है वो क्या है? A, जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या है? B। तो सल्यूट के पार्टिकल में अपना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। सपोज A, इन दोनों के बीच में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में ही। अगेन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होगा, कुछ ना कुछ उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा। इन दोनों के बीच का जो भी अट्रैक्शन है या फिर जितना भी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी का जो भी इंटरैक्शन हो रहा है या ए बी का जितना भी अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब समझ में आया? इन दोनों के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है एंड इन दोनों के बीच का जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, दैट इज नियरली इक्वल टू इन दोनों के बीच में, यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जितना भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में हमारा मेन जो चीज़ें हैं वो इतनी ही है। एंड आइडियल कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, हमें पता है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन एज सच नहीं फॉर्म हो सकता है, बट एक कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 5% सल्यूट है उसको हम क्या कह देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं जनरली। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कोई भी चीज़ एज सच आइडियल नहीं होती है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 5% जो है वो सल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एक आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। अब इसमें ग्राफ भी बनता है, रफली देख लेते हैं उसे भी कि क्या होता है। यहाँ पे को वेपर प्रेशर या फिर जिसे हम पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, ये वाला इसको ले लेते हैं। इस साइड को जो हमारा मोल फ्रैक्शन है उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में और इस केस में यहाँ पे हम ए वाला लेते हैं, यहाँ पे बी वाला, यानी कि यहाँ पे सल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी कितना होगा? 0, बिकॉज हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये मेरा 1 तो एक्स बी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स ए 0 होता है और एक्स बी की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज एक्स बी अगर 1 तो एक्स ए 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरा एक्स ए 1 है तो एक्स ए 1 है तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए आएगा ना। तो यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी दिस वुड बी पी नॉट ए। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो वैल्यू है एक्स ए की, ये यहाँ पे कुछ डिक्रीज होती जा रही है ना, डिक्रीज हो रही है एंड इवेंचुअली 0 हो जा रही है। तो इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो इसकी वैल्यू भी इस तरह से डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये समझ गए? या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है फॉर ए। देन उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स बी की वैल्यू अगर 1, अगर ये 1 तो मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट बी आएगी। तो इसको सपोज यहाँ पे बना देती हूँ पी नॉट बी। अगेन जो एक्स बी की वैल्यू है यहाँ 1, इधर को क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है, तो इसको इस तरह से बना देते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, ये किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? ये पी ए की भी तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे इवेंचुअली मेरा एक्स ए 0 तो पी ए भी मेरा क्या हो रहा है? 0 ही हो जा रहा है ना। तो विच मीन्स ये जो लाइन है ये क्या डिनोट कर रही होगी? पी ए, और ये वाली जो लाइन है ये पी बी। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं खाली समझा रही हूँ कैसे बना। अब यहाँ पे ये जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है वो पी टोटल बताती है, विच इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जो हमने अभी पिछले वाली वीडियो में देख ही लिया था। तो यहाँ पे पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी आ गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ एज सच नहीं है, बस आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बनानी है। देन आइडियल सोल्यूशन आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन इसका उल्टा हो जाएगा। जो जो प्रॉपर्टीज़ हमारी आइडियल वाले सोल्यूशंस में थी उसकी उल्टी नॉन आइडियल वाले में हो जाएगी, विच मीन्स दे या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशंस डज नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, विच मीन्स पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। थर्ड, डेल वी भी इक्वल नहीं होगा और डेल एच भी 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड अगेन जो ए के इंटरैक्शन है एंड बी के इंटरैक्शन है दैट वुड नॉट बी इक्वल टू ए बी के इंटरैक्शन। तो आई होप ये समझ में आ गया नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह के होते हैं,
एक ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन, दोज शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव है विच मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पी ए इज़ ग्रेटर दैन पी नॉट ए एक्स ए, सिमिलरली पी बी इज़ ग्रेटर दैन पी नॉट बी एक्स बी, डेल वी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, डेल एच इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो डेल वी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो विच मीन्स जो मेरे वेपर्स हैं वो इस केस में ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं ना, बिकॉज डेल वी वो क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरी इंक्रीज़ हो रही है। अगर मेरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो वेपर भी तो ज़्यादा बनेंगे ना, तो मोर वेपर, ठीक है। वेपर ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं इस केस में, वेपर ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। डेल एच की वैल्यू विच मीन्स कैसी है, मेरी पॉजिटिव है। अगर मेरे डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है एंड जो वेपर है वो ज़्यादा फॉर्म होगी क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जा रही है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस केस में बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन है तो जो डायग्राम है वो खाली कुछ इस तरह से बन जाता है कि इसे ऊपर इस तरह से उठा देते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव डेविएशन करेंगे तो उस केस में ऐसे नीचे को कर देना, बस, और कोई डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ। अब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले पी ए की वैल्यू कम होगी इससे एंड पी बी की वैल्यू भी कम होगी इससे, एंड डेल वी की जो वैल्यू है वो भी कम होगी, डेल एच की वैल्यू भी कम होगी विच मीन्स दोनों की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रही है विच मीन्स जो मेरे वेपर्स हैं वो इस केस में कम फॉर्म होंगे बिकॉज वॉल्यूम क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद डेल एच की वैल्यू कम है एंड डेल एच की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वेपर भी कम फॉर्म हो रहे हैं। वेपर अगर मेरे कम फॉर्म हो रहे हैं तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि जो भी मेरा लिक्विड है, ठीक है, मतलब जो भी हमारा सोल्यूशन है, जैसे नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना, तो जो भी वो सोल्यूशन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं इस तरह से क्यों कह सकती हूँ कि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, और जो पहले वाला है ना हमारा उसमें होंगे वीक इंटरेक्शन। तो मे बी ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहे हैं उनमें वीक इंटरेक्शन है और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। ऐसा क्यों, देखो डेल वी की वैल्यू इज़ लेस दैन ज़ीरो विच मीन्स जो वेपर्स हैं वो मेरी कम फॉर्म होंगी, ठीक है, बिकॉज डेल वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है तो वेपर मेरी कम फॉर्म होंगी। वेपर कम फॉर्म हो रही है तो ब्रेक नहीं हो पा रहा है ना बॉन्ड, वेपर्स कब फॉर्म होंगी, जब नीचे जो सोल्यूशन है उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है देन वो वेपर में चेंज हो रही है। तो अगर वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा है तो वेपर कम फॉर्म हुई, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है विच मीन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। देन यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो वीक इंटरेक्शन क्यों है, बिकॉज उसमें ज़्यादा वेपर्स फॉर्म हो रही है, ज़्यादा वेपर्स फॉर्म हो रही है तो जो भी नीचे लिक्विड है उसमें ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स फॉर्म हो रही हैं, तो विच मीन्स उसमें वीक इंटरेक्शन होगा या फिर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये नोट डाउन कर लेना, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आता है हमारे एजियोट्रॉप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑलमोस्ट सेम या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे पानी है और अल्कोहल मैंने ले लिया है, पानी और अल्कोहल उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर वो ऑलमोस्ट सेम है तो क्या मैं उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकती हूँ, हाँ या ना? आप खुद एक बार सोचो, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, जिसमें वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन, कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि डिस्टिलेशन होता क्या है। तो जिसमें वेपराइजेशन हो रहा है देन उसके बाद कंडेंसेशन, मतलब एक मैंने सपोज ये फ्लास्क ले लिया है, इसको हीट में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो भी लिक्विड है वो पहले तो वेपर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देन एक कंडेंसर लेते हैं, डायग्राम बहुत बेकार बनाती हूँ मैं बट समझ जाना। तो ये जो वेपर्स हैं देन यहाँ पे कंडेंसर रखा गया है, तो ये जो वेपर्स हैं ये अगेन किस में चेंज होती हैं, लिक्विड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज दो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसी के तो वेपर्स सबसे पहले फॉर्म होंगे ना, बिकॉज 50, एक का सपोज 50 डिग्री है दूसरे का 100 डिग्री है, तो सबसे पहले बॉईल होना कौन सा शुरू करेगा, 50 डिग्री वाला। तो इसका 50 डिग्री है तो इवेपोरेट कर गया, ठीक है। यहाँ पे देन लिक्विड में चेंज हो गया, यहाँ पे आके मैंने इकट्ठा कर दिया उसे। उसके बाद जो दूसरा बचा है यहाँ पे, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया ना, क्योंकि एक का 50 है एक का 100 है। अगर दो मैंने ले लिए, उसका भी 50 है उसका ऑलमोस्ट 55 है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे क्या करेंगे,
बॉईल होना शुरू कर देंगे, दो ऊपर जो वेपर्स मिली, अब इस केस में तो मुझे दोनों की ही वेपर्स मिली ना, तो क्या मैं दोनों को सेपरेट कर पाई? नहीं कर पाई। तो इसीलिए जो एजियोट्रॉप्स होते हैं जिनका सेम या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आई होप डिस्टिलेशन वाला भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब होता है? ऐसे एजियोट्रॉप्स जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ। इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं और इसमें नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl प्लस वाटर, वो भी ऑलमोस्ट 110 डिग्री सेल्सियस पे जाके एक एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं, विच मीन्स 110 डिग्री सेल्सियस पे HCl के भी वेपर बन रहे होंगे, वाटर के भी वेपर बन रहे होंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल वही एथेनॉल एंड वाटर हम ले लेते हैं। तो ऑलमोस्ट एजियोट्रॉप तो आपको समझ में आ गया होगा। एजियोट्रॉप क्या है? जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे वाटर है, अल्कोहल है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों को मैं सेपरेट नहीं कर सकती हूँ बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अगेन ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, चारों को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। Now we have the colligative properties. Before moving on to the 4 colligative properties, we must know कि colligative property होती क्या है। तो colligative properties are the properties of dilute solutions having non-volatile solute। मैं पूरा explain करूँगी अभी आपको। having non-volatile solute whose value does not depend upon the nature of solute but it depends upon the concentration of solute। तो देखो डेफिनेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले तो एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसे डाइल्यूट सोल्यूशन की जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। मतलब अब हम कैसे समझेंगे नॉन वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब जो इजीली इवेपोरेट हो जा रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल वही जो हम अभी तक ले रहे थे, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, ये बेस्ट है समझने के लिए। और आगे की 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी मैं इसी की हेल्प से आपको समझाऊंगी। देखो शुगर क्या है? नॉन वॉलेटाइल। क्यों? बिकॉज शुगर की क्या वेपर फॉर्म होंगी? नहीं फॉर्म होंगी ना, वाटर की वेपर फॉर्म होंगी। ये है वॉलेटाइल, ये है नॉन वॉलेटाइल। शुगर क्या होगा हमारा? शुगर नॉन वॉलेटाइल है एंड हमारा सल्यूट है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशंस दैट हैव द नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। एंड ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो वैल्यू है ना, वो हमेशा कितना मैंने सल्यूट डाल रखा है उस पर डिपेंड करेगा, और कभी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा सल्यूट मैंने ले रखा है। खाली किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं जो पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अब ये भी हम शुगर प्लस वाटर वाले एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, मैंने एक क्या ले लिया? बीकर ले लिया। इसमें पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया? पानी लिया। तो इसको मैंने हीट प्रोवाइड की, नीचे से हीट अगर मैंने प्रोवाइड की तो क्या होगा? यहाँ पे वेपर्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे जो वेपर्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, सपोज ये, तो यहाँ पे किसके पार्टिकल्स हैं? सिर्फ और सिर्फ वाटर के हैं। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर दी। तो नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं अब कुछ ना कुछ शुगर के भी होंगे। तो ये जो वेपर्स है ना ये कम फॉर्म होंगी। सपोज यहाँ पे अब मेरा यहाँ पे से जो पार्टिकल जाना था, ठीक है, ऊपर इवेपोरेट होने, वो तो अब गया ही नहीं। तो विच मीन्स यहाँ पे अब कोई भी मुझे वाटर वेपर नहीं मिला। तो वेपर कम फॉर्म होंगी ना अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट ऐड कर रही हूँ। तो पानी की जो वेपर्स हैं अब वो कम हो गई हैं। अगर मेरी ऊपर वेपर्स कम फॉर्म हो रही हैं तो वेपर कम, तो वेपर प्रेशर भी कम। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है? जब भी मैं एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड कर रही हूँ, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जो है मेरा, उसे मैं ऐड कर रही हूँ किसी भी सॉल्वेंट में, तो जो उस ओवरऑल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जा रहा है ना। समझ में आ गया होगा। यही वाले एग्जाम्पल से आप बहुत इजीली समझ सकते हो। तो इसी को हम कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें समझ लेते हैं, जो ये वेपर मेरी फॉर्म हो रही है इसका कुछ प्रेशर होगा, वही जो हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। ए अगर मेरा सल्यूट है एंड बी अगर मेरा सॉल्वेंट है, तो जो भी मेरी ऊपर जाके वेपर्स फॉर्म हो रही है
क्या ये सल्यूट के ऊपर कोई वेपर जाएगी? वो तो नॉन वॉलेटाइल है ना। तो वेपर प्रेशर जो है वो कंप्लीटली किसकी वजह से है? वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है। तो इसीलिए दिस वुड बी इक्वल टू पी बी। यहाँ पे पी ए का कोई रोल नहीं है, विच मीन्स जो हम पी टोटल कह रहे थे ना इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए तो मेरा जीरो हो गया ना, बिकॉज सल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर ही नहीं हुआ। तो इसीलिए जो पी टोटल आ रहा है मेरा वो पी बी ही आएगा। तो यहाँ पे अब मैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी पुट कर सकती हूँ। तो पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बदले में 1 माइनस एक्स ए पुट कर सकती हूँ। देन यहाँ पे पी बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। एक्स ए इज इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। तो एक तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया, एक्स ए इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हमें पता है एक्स ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ये जो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये बहुत कम होंगे ना एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो नीचे वाली वैल्यू को मैं निगलेक्ट कर देती हूँ, बिकॉज एन बी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन एन ए। तो इसकी वैल्यू एन ए अपॉन एन बी आ गई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे भी वही मास अपॉन मोलर मास। तो एक्स ए के बदले में ये पुट कर सकती हूँ ना यहाँ पे, तो एक्स ए के बदले यही पुट कर देते हैं, डब्ल्यू ए एम बी आ जाएगा अपॉन डब्ल्यू बी एम ए इज इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी। अब यहाँ पे जनरली जब आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो आपसे कैलकुलेट करने को बोलते हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू, ये मे भी आपका न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है, एंड जनरली एम ए यानी कि मोलर मास ऑफ द सल्यूट पूछते हैं वो। तो एम ए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू ये ऊपर चल जाएगा पी नॉट बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी बी। ठीक है, एंड ये जो आया है ना हमारा, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो यही वाला फॉर्मूला है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। एंड जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। यहाँ पे सॉल्वेंट के इक्वल नहीं आया है, इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ये देख लेना, ए सल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, बाकी पूरा जो डेरिवेशन एंड ऑल हमने किया है वो इसी की हेल्प से किया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकेंड देखते हैं जो कि है हमारा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसके बाद है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अगेन हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज मैंने पहले पानी ले लिया है। ठीक है, पानी वाटर हमें पता है जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट कर देता है, तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, सल्यूट ऐड कर दिया, वही हमने चीनी डाल दी, तो अब चीनी भी आ गई है। तो अब यहाँ पे वेपर जो हैं वो हमारी क्या हो रही थी, कम फॉर्म हो रही थी, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या है, अब इस केस में इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज अब इसमें हमने सल्यूट भी डाल दिया है। अब सल्यूट भी डाल दिया है, जैसे पानी है, ठीक है, उसे मैं बॉईल कर रही हूँ, दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर मैंने उसमें चीनी डाल दी है तो उसे घोलने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो विच मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। ठीक है, बिकॉज एक तो वही रीज़न है कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया है। वेपर प्रेशर अगर मेरा कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बाकी अगर आपको समझना है वो चीनी और पानी वाला एग्जाम्पल बेस्ट है कि उस केस में क्या है, वेपर्स कम फॉर्म हो रही है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, एंड अगर मैंने चीनी डाल दी है उसे घोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। इस तरह से आप आराम से समझ सकते हो। देन इसके बाद देखो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हम समझ गए हैं। सपोज टी बी और टी नॉट बी, टी नॉट बी कब ले रहे थे हम, प्योर वाले के लिए, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टी फॉर टेम्परेचर, बी नीचे लिख रखा है बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर नॉट बना दिया है, विच मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस केस में टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब अब जब मैंने, या फिर इसे मैं कह सकती हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी कह सकती हूँ। अब जब मैंने इसमें डाल दिए हैं चीनी के जो भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, जब मैंने अब इसमें चीनी के क्रिस्टल्स डाल दिए हैं तब जाके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये है। अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो डेल टी बी, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ तो एलिवेशन हुआ है ना, विच मीन्स ये ज़्यादा होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। अब ये जो डेल टी बी है विच इज़ द चेंज और द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, कितना बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है मेरी यहाँ पे, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे जो कि होता है के बी। ये जो है इसको हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर आपसे डेफिनेशन आ जाए मे बी डेल टी बी की, तो इट इज़ इक्वल टू द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन द मोलैलिटी इज़ 1
या फिर m इज इक्वल टू n अपॉन जो हमारा मास होता है, ये हमें पता है, और वी कैन से del TB is equal or the elevation in the boiling point is equal to the molar elevation constant when 1 mole is dissolved in 1 kilogram of the solvent। तो कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, आपको बस समझना है। अगर 1 मोल और 1 kg के फॉर्म में लिखा है तो मोलालिटी का ही तो फॉर्मूला है ना, तो वो वाली डेफिनेशन भी यहीं से आई। अब यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, Kb आ गया। उसके बाद अब यहीं पे से फर्दर डेरिवेशन करते हैं। m जो है हमें पता है क्या है, ये है हमारी मोलालिटी। तो यहाँ पे n क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ऊपर बिकॉज हमारा सल्यूट आता है, ए हमने सल्यूट लिया है, बी हमने सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे WA अपॉन MA आ गया। एंड नीचे ये M डैश यानी कि सॉल्वेंट का था, तो इसे मैं WB भी तो लिख सकती हूँ ना, बिकॉज दिस इज द मास नॉट द मोलर मास। अगर मोलर मास आता तो यहाँ पे भी मैं MB लिखती। दिस इज ओनली द मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसीलिए मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम B से डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए ये आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर अगेन मुझे यहाँ पे MA कैलकुलेट करना है तो KB इंटू WA अपॉन del TB इंटू WB। अब यहाँ पे 1000 अगर इंट्रोड्यूस कराया गया है ना फॉर्मूला में, तो वो खाली इसलिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है बिकॉज हमें पता है जो WB है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है, ये हमेशा kg में होना चाहिए। तो अगर ये ऑलरेडी kg में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। 1000 से इसे तब डिवाइड कराना पड़ता है जब ये ग्राम में हो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। 1000 कब आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है, विच इज़ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आता है हमारा यहाँ पे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो एक एग्जाम्पल ये आपको भी पता होगा, अगर हमें आइस को पिघलाना है तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, नमक डाल देते हैं ना उसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, नमक क्या है, हमारा सल्यूट ही तो है। तो अगर मैं एक सल्यूट को डाल रही हूँ तो उस केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जा रहा है ना, ईजिली अगर वो पिघल जा रहा है तो विच मीन्स उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया है ना। अगर वो ईजिली पिघल रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल से आप ईजिली समझ सकते हो। जैसे पहले के 2 एग्जाम्पल हमने चीनी और पानी के वाले से ले लिए, इसको हम ले सकते हैं सॉल्ट और आइस के एग्जाम्पल से। तो जो हमारी आइस है उसमें जब हमने डाल दिया है नमक तो वो ईजिली पिघल जा रही है, विच मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो दिस इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कराती हूँ तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। अगेन यहाँ पे TF और T0F ले लेते हैं। T0F अगेन वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इस केस में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जब मैंने सल्यूट ऐड कर दिया है तब जो हमारा डिप्रेशन आ रहा है। अब जो डिप्रेशन आया है, पहले देखो कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, यहाँ पे डिप्रेशन आ रहा है ना, विच मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट का था वो ज़्यादा था। अब इस केस में क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे TB माइनस T0B था बिकॉज यहाँ पे एलिवेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है विच मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसीलिए ये आ गया। उसके बाद अगेन del TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जो कि है हमारी मोलालिटी। अगेन यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा जो कि होगा KF। दिस वुड बी द मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। बाकी जो डेरिवेशन है हम वैसे ही करेंगे। del TF इज इक्वल्स टू KB इंटू M है हमारी मोलालिटी, तो WA अपॉन MA इंटू WB। तो अगर मुझे यहाँ पे से भी MA निकालना है तो यहाँ पे F आएगा, तो KF इंटू WA अपॉन del TF इंटू WB। तो ये आ गया। अगेन 1000 कब आएगा, अगर ये मेरा ग्राम में होगा तो डिवाइड कर दूंगी 1000 से, तो इधर जाके वो तब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई होप ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमारा ऑस्मोसिस वाला पोर्शन है, वो भी अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। अगर मुझे KF की यूनिट पूछी जाए तो देखो टेम्परेचर की होती है केल्विन, ठीक है, अपॉन या तो हम केल्विन अपॉन M लिख देंगे इसे, ठीक है, ये यूनिट आ जाएगी किसकी, KF की, या फिर इसे हम केल्विन मोल पर किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैसे, देखो KF इज इक्वल्स टू del TF अपॉन M, ठीक है, इसकी तो केल्विन हो गई। एंड मोलालिटी की क्या होती है, मोलालिटी की हमें पता है क्या होती है, मोल पर किलोग्राम, तो ये ऊपर चला जाएगा K किलोग्राम पर मोल। सिमिलरली यहाँ पे भी बिकॉज टेम्परेचर की यूनिट तो हमारी सेम ही है, तो केल्विन
एंड यहाँ पे भी सेम ही यूनिट रहेगी, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। केबी की भी यूनिट वही है और केएफ की भी यूनिट वही है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में आने वाले हैं, इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको वो भी बता रही हूँ। मे बी ये चीज़ आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मे बी ये वाली चीज़ आ जाए, बिकॉज इसमें ये पहले आ रहा है ये बाद में, तो क्यों आ रहा है वो सब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो यूनिट्स हैं वो कहाँ पे से आ रही हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम करते हैं हमारा ऑस्मोसिस वाला पोर्शन, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। देन हम रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो भी देखते हैं। देन इसके बाद है हमारे पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या होता है? ऑस्मोसिस जो होती है ना, उसका मतलब है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू, इसमें बस एक चीज़ आती है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे लिख भी लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट है वो कहाँ से जा रहा है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, विच मीन्स जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट से कहाँ जा रहे हैं? सोल्यूशन पे, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन आती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एमसीक्यू के फॉर्म में जो जो चीज़ें आ सकती हैं वो सब मैं आपको बता रही हूँ। देन देखो इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्यों जा रहे हैं, सल्यूट के क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज उनका साइज़ बड़ा होता है। अब देखो सपोज ये एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं, ये सपोज जो भी है मेरी ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे खाली मैंने पानी लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने पानी प्लस शुगर या फिर ग्लूकोज, कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखो ये क्या है? ये है मेरा सोल्यूशन, ये क्या है? मेरा सॉल्वेंट। तो कहाँ से मूव करेंगे ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स? यहाँ से यहाँ मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ये सल्यूट के पार्टिकल हैं ये मूव नहीं करते हैं, बिकॉज देखो शुगर का क्रिस्टल समझ लो एक, और पानी समझ लो। क्या पानी के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं? एज सच तो नहीं दिख रहे हैं ना नेकेड आइज से, तो विच मीन्स जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? वो छोटे हैं। शुगर का साइज़ क्या है? बड़ा है, तो विच मीन्स सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स लेके आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, सल्यूट क्यों नहीं मूव कर रहा है? बिकॉज उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद वो जो हमारा रेजन वाला एग्जाम्पल आता है तो वो ले लेते हैं हम। जो हमारी रेजन्स हैं, तो अगर मैं उसे पानी में डाल दूँ, हमने देखा है अगर हम पानी में डाल देते हैं, दिस इज़ वाटर, ये है हमारी रेजन्स, तो वो कैसी हो जाती है? स्वेल कर जाती है ना, फूल जाती हैं। तो स्वेल क्यों कर रही हैं? बिकॉज अंदर क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन, बाहर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन। सल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करता है? लो टू हाई। तो विच मीन्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर से कहाँ चले गए? अब इसके अंदर चले गए, तो वो स्वेल अप कर गई। ठीक है। दूसरा है, अगर ये है मेरी रेजन्स और बाहर मैंने ले लिया है इसके शुगर सोल्यूशन। अगर बाहर मैंने शुगर सोल्यूशन लिया है तो कॉन्सेंट्रेशन बाहर का ज़्यादा हो गया, अंदर का क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब इसके अंदर का जो है वो बाहर आ गया, तो इस केस में क्या कर जाएंगी? ये श्रिंक कर जाएंगी। बिकॉज हमेशा जो हमारे सल्यूट पार्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, कोई रीज़न वाला क्वेश्चन अगर आ गया ऑस्मोसिस से तो आप इजीली कर सकते हो। एंड वैसे भी रीज़न वाला आएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा। आपको डायरेक्ट अगर रीज़न पता है ना तो आप देखोगे टिक कर दोगे। एंड अगर आप सारे एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस पढ़ रहे हो तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप उसी को टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी हो गई। इसके बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। बिकॉज जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ही हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर पूछा जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये क्यों है, कोई भी क्वेश्चन आ गया मान लो ये क्यों है, बाकी की जो तीन थी हमारी वो क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज उनकी जो वैल्यू है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही है, एंड सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रही है कि कितना मैंने सल्यूट ले रखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सल्यूट पे, एंड हेंस इट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज़ अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर मैं अप्लाई कर रही हूँ उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सपोज एक यहाँ पे कुछ डायग्राम टाइप बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम ले लेते हैं
एंड यहाँ पे अगेन वही है, वाटर मैंने ले लिया है, यहाँ पे वाटर प्लस शुगर मैंने लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ तो देखो, दोनों सपोज यहाँ पे पिस्टन हमने लगा दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर भी लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर भी लगेगा। अब जो मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से जाएंगे, सल्यूट से सॉल्यूशन पे जाते हैं, विच मीन्स इधर से इधर पे मूव करेंगे। तो ये प्रोसेस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो अगर जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो मुझे रोकना है तो मुझे प्रेशर कहाँ लगाना पड़ेगा, यहीं पे तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगाएंगे तो वो तो और जाता जाएगा। अगर मुझे ऑस्मोसिस रोकनी है तो मैं प्रेशर कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगी ना रोकने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों जगह लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी मैं प्रेशर लगा रही हूँ उसको पाई से डिनोट करते हैं, यही है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज अप्लाइड इन द सोल्यूशन, कह सकते हैं हम, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस अगर रोकना है तो ये जो सोल्यूशन है यहीं पे हम प्रेशर लगाते हैं, जो कि है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, PV इज इक्वल्स टू NRT, यहीं पे से इसका भी डेरिवेशन होता है पूरा। यहाँ पे P प्रेशर को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, पाई, तो पाई V इज इक्वल्स टू NRT। एंड यहाँ पे अगर ये N/V जाएगा, N/V क्या होती है, हमारी मोलैरिटी होती है। तो यहाँ पे हम M से डिनोट नहीं कर रहे हैं, C से डिनोट कर रहे हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। एक फॉर्मूला ये हो गया, बाकी इसकी हेल्प से हम देखते हैं। तो पाई V इज इक्वल्स टू N जो है वो क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सॉरी, इसे W से डिनोट कर रहे थे अभी तक, तो W से ही करते हैं वरना कन्फ्यूजन होती है। तो MA इंटू RT, तो अगेन मुझे अगर MA कैलकुलेट करना है तो WA/RT अपॉन पाई V। एंड ये A क्या है, हमारा सल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना, A सल्यूट एंड B सॉल्वेंट है। तो ये हमारा डेरिवेशन आ गया MA का। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो वो देख लेते हैं। आई होप ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसो का मतलब सेम होता है ना, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ऐसे कोई भी दो सोल्यूशन जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो सेम है, कोई भी दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उस केस में अगर कोई भी सोल्यूशन है, सपोज ये मेरा A सोल्यूशन है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द अदर सोल्यूशन, तो उसे हम हाइपरटोनिक कह रहे हैं। हाइपर से ही समझ सकते हो ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत हाइपर हो गए हैं तो बहुत गुस्सा आ गया, मतलब बहुत, ठीक है। हाइपरटोनिक विच मीन्स एक ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। अगेन हाइपोटोनिक मतलब जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर है एज कम्पेयर टू द अदर सोल्यूशन एट एनी गिवन टेम्परेचर। कोई भी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर है तो दोनों का जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, आइसोटोनिक, एक का ज़्यादा है उसको हम हाइपरटोनिक कह दे रहे हैं, जिसका कम है उसको हम हाइपोटोनिक कह दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, मतलब ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ना अब वो उल्टा हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो प्रीवियस डायग्राम हमने बनाया था उसी से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर एक लगा रहे हैं ना, मान लो जो मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रही हूँ दिस इज ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मैं अब इसमें लगा दे रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं अब वो कहाँ चले जाएंगे, वो सल्यूट के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, which means when we apply a pressure which is greater than the osmotic pressure in the solution, then from the solution the solvent particles start coming out and they move on to the solvent। तो इसी को हम कह रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम यूज़ भी करते हैं डीसलाइनेशन ऑफ सी में। इसको हम एक और बार डायग्राम बना के समझ लेते हैं, डीसलाइनेशन ऑफ सी। तो देखो यहाँ पे अगेन डायग्राम कुछ इसी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे आ गई हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब इस केस में मैंने क्या लिया है, देखो यहाँ पे मैंने ले लिया है सी वाटर। सी वाटर का मतलब क्या है, इसमें हमारा सॉल्ट भी होगा एंड इसमें वाटर भी होगा। सॉल्ट हो गया हमारा सल्यूट, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने वाटर ही ले रखा है विच मीन्स यहाँ पे है मेरा सल्यूट। तो जनरली जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, यहाँ पे से सल्यूट पार्टिकल, सॉरी ये सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते जाएंगे इधर को। बट अब क्या है, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर लगाया है विच इज़ ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया तो इस केस में क्या होगा, ये जो पानी है
पानी के मॉलिक्यूल्स अब सोल्यूशन से मूव करके इधर को जाना शुरू कर देंगे। इसी को हम कह रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। डीसलाइनेशन ऑफ सी क्यों कह रहे हैं इसे? बिकॉज देखो हमें सी वाटर तो चाहिए नहीं है ना, हमें खाली नॉर्मल वाटर चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा रही हूँ तो वाटर जो है, साफ पानी, वो बाहर निकल जा रहा है और सॉल्ट जो है यहीं बचा रह जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यूज़ होती है डीसलाइनेशन ऑफ सी में। अगर पूछा जाए डीसलाइनेशन ऑफ सी में क्या यूज़ करते हैं, तो ऑस्मोसिस यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आ सकते हैं 1 मार्क्स के। अभी एमसीक्यू वीडियो भी जल्द अपलोड कर दूंगी मैं। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, ये अच्छे से ध्यान में रखना। बाकी एबनॉर्मल मोलर मास और वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो आपका कट गया है, तो वो मैं नहीं करा रही हूँ। बाकी आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड डू शेयर माई वीडियोज़, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से आप सभी के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। सो डू शेयर माई वीडियोज़ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।